द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 71 दुबला और कटा हुआ। काल ने अपने शरीर को देखा और पाया कि वह थोड़ा और मोटा तो था, लेकिन वह पूरी तरह से कटा हुआ था। उसके ऊपरी शरीर पर एक औंस भी चर्बी नहीं दिख रही थी और वह अपने चेहरे पर दाढ़ी आने की खुजली महसूस कर सकता था। यह उसके लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि उसने पहले कभी भी थोड़ी बहुत मूंछें नहीं उगाई थीं, लेकिन ये पूरी दाढ़ी जैसा लग रहा था। काल ने अपने शरीर फिर अपनी वर्दी का मूल्यांकन किया और शर्ट और जैकेट को वापस पहन लिया। वे बाहों और छाती पर थोड़े तनावग्रस्त थे, लेकिन फिर भी वे बंद थे। ओह, मैं समझ गया कि यह कहाँ जा रहा है। ऊपर के 2 बटन खोलो और तुम्हें उस शरीर वाली सभी महिलाएं मिल जाएंगी। जादूगर ने मजाक किया। कर्नल वेलेरी ने एक हल्की मुस्कान दी, फिर अपना सिर हिलाया। वह फिटिंग अकादमी के नियमों के अंतर्गत नहीं है। इस कमरे से बाहर निकलने से पहले हम आपको एक नई वर्दी और रेज़र दिलवा देंगे। यदि आपने पहले दाढ़ी नहीं बनाई है तो डैनियल आपकी दाढ़ी बनाने में मदद करेगा और मैं एलिस को दरवाजे की रखवाली करने के लिए ले जाऊंगा, ताकि आपके तैयार होने से पहले कोई भी जिज्ञासु नज़र आपको न देख सके। वर्दी अंदर लाई गई और दोनों महिलाएं कमरे से बाहर चली गईं, जबकि योद्धा ने उसे एक नज़र से देखा। हमें आपके बाल भी काटने चाहिए। तेज़ी से बढ़ने के कारण ये बहुत ज़्यादा झबरा हो गया है। चिंता न करें, मुझे अभ्यास है और मैं आपको उस छोटी जादूगर लड़की के लिए अच्छा बनाऊंगा। डैनियल द्वारा उसे दी गई चालाकी भरी आंख ने काल को शर्मा दिया, लेकिन योद्धा ने अपना काम जारी रखा और उसने अकादमी बैग से इलेक्ट्रिक शेवर निकाला और अपनी किट से क्लिपर और कैंची का एक सेट निकाला। ये काल की अपेक्षा से कम समय की प्रक्रिया थी, क्योंकि एलिट के हाथ की गति उसकी मां की तुलना में बहुत अधिक थी, जो आमतौर पर उसके बाल काटती थी। 15 मिनट में उसने कपड़े पहन लिए, बेकार बाल कूड़ेदान में फेंक दिए गए और डैनियल की संतुष्टि के अनुसार सब कुछ साफ कर दिया गया। ठीक है, मैं यही कर सकता हूँ, बाकी सब तुम पर निर्भर है। रोमांस के लिए शुभकामनाएं। योद्धा ने हंसते हुए काल को एक आखिरी बार घुमाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसका बाल कटवाना सही था। धन्यवाद। ईमानदारी से कहूँ तो यह बहुत भारी है। सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है कि मैं अब कपड़े भी नहीं पहनता हूँ जब तक कि उन्हें नए साइज के लिए फेंक न दिया जाए। अरे, मेरे पास इतना समय भी नहीं था कि मैं उन्हें धोकर बड़ा होने से पहले धो सकूं। काल हंसा। अब आपको बस इतना ही करना चाहिए। ठीक है, इसके करीब। पहली या दूसरी उन्नति सबसे बड़े बदलाव हैं, अब आपको बस अपने शरीर को विकसित करना है। आप शक्तिशाली रूप से निर्मित हैं, लेकिन यह अभी भी अपरिपक्व है। इसे नियमित प्रशिक्षण के कुछ और साल दें और आपकी सारी फैंसी मांसपेशियां बहुत सख्त हो जाएंगी और आप इसे अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर पाएंगे। बूढ़े आदमी की ताकत अभिजात वर्ग के साथ एक वास्तविक चीज़ है। डैनियल हंसे। ये खनिकों के साथ भी एक वास्तविक चीज़ है। उनमें से कुछ दिखने से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। काल ने तीसरी शिफ्ट के एक बूढ़े व्यक्ति की याद में मुस्कुराते हुए सहमति जताई, जो शहर के एक सुपरवाइजर को दिखा रहा था, जो जंग लगे गेट को नहीं खोल पा रहा था। वे कमरे से बाहर निकल गए और तीनों वयस्क काल की ओर एक छोटा सा इशारा करके अलग हो गए, जो सीधे डाइनिंग रूम की ओर बढ़ गया। यह उन छात्रों की उत्साहित आवाज़ों से भरा हुआ था जिन्होंने दिन के ट्रीट से कुछ हासिल किया था, और वे लोग जिन्होंने दिन के लिए विशेष प्रशिक्षण लिया था क्योंकि उनके कौशल के लिए कोई विशेष उन्नति वाला भोजन नहीं था। विशेष रूप से प्रथम वर्ष के जादूगर घबरा रहे थे, क्योंकि उनमें से 4 ने एक कक्षा में गोलेम में महारत हासिल कर ली थी, जबकि बाकी सभी मंत्र सीखने की राह पर थे। ये जादूगर प्रशिक्षुओं के लिए एक बहुत बड़ा क्षण था और उन्होंने एक दिन के लिए खुशी मनाने का अधिकार अर्जित किया था। योद्धा वर्ग ने ज्यादातर भोजन के साथ बुनियादी कौशल सुधारने पर काम किया, और काल ने सोचा कि क्या दाना को भी विशेष उपचार मिला होगा, क्योंकि वह पहले से ही गोलेम मंत्र जानती थी। उसे भी वही भोजन बफ मिला होगा जो दूसरों को मिला था, मंत्र के साथ अपने कौशल को बढ़ाने के लिए, लेकिन वह शनिवार को उसके साथ विशेष प्रशिक्षण में थी। फिर वह कमरे में आए, उसके साथ एलिट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक महिला थी, जो चिंतित दिख रही थी कि वह गिर जाएगी। क्या तुम ठीक हो? काल ने पूछा, दाना को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए आवश्यक सहायता लेने के लिए आगे बढ़ते हुए। हाँ, हमने मानसिक वृद्धि प्रशिक्षण का एक समूह किया और इससे उसे थोड़ा चक्कर आ गया। सभी उपचार उम्मीद के मुताबिक नहीं हुए। बड़े जादूगर ने काल की ओर एक सार्थक नज़र से समझाया। उस नज़र का मतलब था, इस बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा न करें। इसलिए काल ने सिर हिलाया और दाना को रात का खाना लेने के लिए लाइन में खड़ा होने में मदद की, जिसे दाना के साथ आए सैनिक ने उनके साथ बैठने से पहले उनकी मेज पर ले जाया। ऐसा लगता है कि विशेष प्रशिक्षण आपके लिए बहुत अच्छा था। मुझे उम्मीद थी कि आप और भी खराब स्थिति में होंगे, महिला ने टिप्पणी की। पिछले कुछ पाठों ने बहुत मदद की और मुझे ध्यान केंद्रित करने में मदद की। उनमें से सभी काम नहीं आए, उनमें से कुछ पूरी तरह से अप्रभावी थे, लेकिन उनमें से इतने काम आए कि कर्नल लगभग मुस्कुराने लगे। काल ने जवाब दिया। महिला मुस्कुराए। अच्छा, अब यह एक नई बात है। वह इतना कुछ नहीं करती। वास्तव में हम सभी ने सोचा कि जब उसने ओक के पत्ते लिए तो उसने अपनी हास्य भावना को शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया था।
ये लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक प्रतीक चिन्ह का संदर्भ था, जो कर्नल वैलेरी के वर्तमान पद से एक सैन्य रैंक नीचे था। जिल, अच्छा बनो। तुम्हें पता है कि अगर वह तुम्हारी बात सुनती है तो वह तुम्हें उसी तरह डांटेगी जैसे उसने डेव को डांटा था। दाना ने फुसफुसाया। वह उसे डांटने में बहुत व्यस्त है, इसलिए इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकती। लेकिन मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगी, शायद कल तुम्हारे काम के बारे में अपडेट नोट्स लेने के लिए। काल, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं दाना के निजी शिक्षक के रूप में कार्यभार संभालूंगा, इसलिए हम हर सुबह एक दूसरे से मिलेंगे। छोटी गोरी ने काल को एक मुस्कुराहट के साथ सूचित किया, जिससे दाना शर्मा गया। इसे समझने में कुछ पल लगे, फिर काल भी शर्मा गया। जादूगर जानता था कि दाना आमतौर पर उसके कमरे में सोता था, और यह न जानते हुए कि काल का कमरा कैसे बना हुआ था, उसने इस तथ्य पर तार्किक छलांग लगाई कि कमरों में आमतौर पर केवल एक बिस्तर होता है। अध्याय 72 हॉक की चिंताएं। हालांकि काल ने उस छोटे से निर्णय को शाम के लिए अपनी योजनाओं को बदलने नहीं दिया। हॉक अब दाना को दिखाना चाहता था कि वह इतना बड़ा हो गया था, और वह एक अच्छी रात की नींद लेना चाहती थी, जबकि अन्य छात्र अपने प्रशिक्षण व्यवस्था के साथ और भी अधिक पागल हो रहे थे। उन सभी को आज शक्ति और कौशल में उछाल मिला था, और इसने उनके कमजोर पड़ते विश्वास को फिर से जगा दिया था कि वे सेमेस्टर परीक्षाओं के अंत से पहले जागृत होने में सक्षम होंगे जब रैंक की समीक्षा की जाएगी। जैसे ही वे बालकनी में वापस आए, हॉक ने पॉप किया अपने स्थान से बाहर निकलकर टेबल पर गिरा, सावधानी बरतते हुए कि उसके पंजों से उसे नुकसान न पहुंचे। हे भगवान, क्या वह हॉक है? तुम्हें क्या हो गया, दोस्त? तुम बहुत बड़े हो। पक्षी को गले लगाने से पहले दाना ने हौंफते हुए कहा। उपचारों में से एक ने अत्यधिक वृद्धि प्रतिक्रिया उत्पन्न की। उसे ठीक होने में बहुत सारा भोजन लगा, और वह अभी भी मांसपेशियों को भरने पर काम कर रहा है, लेकिन वह अब निश्चित रूप से एक प्रभावशाली जानवर है। काल ने समझाया। ठीक है, अब उसे बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि अकादमी उसका पेट भर सकती है। दाना ने हंसते हुए कहा। काल ने महसूस किया कि स्नातक होने के बाद यह एक और मुद्दा होगा। अभिजात वर्ग को वजीफा मिलता है, लेकिन अगर वह हॉक को खिलाने के लिए नियमित रूप से शक्तिशाली राक्षसों का शिकार नहीं कर सकता है, तो वह भोजन पर बहुत अधिक राशि खर्च करेगा। फिर संभवतः एक दूसरा राक्षस भी होगा, क्योंकि बीस्ट स्पेस विभाजित हो गया था। इसका मतलब था कि दो भूखे जानवर भोजन की तलाश में थे, और यह उनके रैंक के अनुकूल होना चाहिए, जो कि उनके अधिक शक्तिशाली होने के बाद आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं था कि किसी भी किराने की दुकान में वास्तव में ओवरलॉर्ड रैंक का मास स्टॉक में था, या उस मामले में कमांडर रैंक का भी। एक बार जब आप आरोही रैंक से आगे निकल गए, तो राक्षस बड़े शहरों के लिए भी अविश्वसनीय रूप से खतरनाक हो गए, इसलिए उनकी आबादी को बसे हुए क्षेत्रों में नियंत्रित किया गया, जिसका अर्थ है कि अगर काल की ऊर्जा उनकी टीम को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी, तो उन्हें उनकी तलाश में जाना होगा। हॉक ने खुशी से चिल्लाया, क्योंकि उसने जो नई चीजें सीखी थीं, उन्हें समझाने की कोशिश की, इसलिए काल ने उसके लिए अनुवाद किया, जबकि पक्षी ने जादूगर के साथ गहरी बातचीत की। मुझे भी बहुत सारे लाभ मिले, हालांकि बिल्कुल उसी तरह नहीं। इसे देखो, दाना ने घोषणा की, फिर गोलेम मंत्र डाला, जिसने पत्थर के गोलेम की 2 प्रतियां बनाईं, दोनों ही पहले की तरह प्रभावशाली थीं। उपचारों में से एक ने मुझे मल्टीकास्ट मंत्रों की जानकारी दी जो मैं जानता हूं। तो 2 गोलेम या 6 जादुई मिसाइलें। यह कोहरे के लिए बहुत कुछ नहीं करता जब तक कि मैं 2 परतें नहीं बनाना चाहता, लेकिन यह वास्तव में शक्तिशाली है, भले ही यह मैना पर थोड़ा कठिन हो। अब मेरे पास यह अधिक है, और मैं बहुत तेजी से ठीक भी हो जाता हूं। वे गोलियां एक चमत्कार थीं। उसने आह भरी। हमने गोलियों का एक दौर भी लिया, फिर शारीरिक वृद्धि औषधि के इंजेक्शन थे। विचार ये था कि मुझे हॉक के स्थान के लिए मानसिक क्षमताओं और वास्तव में लड़ने की ताकत की आवश्यकता थी। शायद जल्द ही दूसरा जानवर भी आ रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि अकादमी कब इसे स्थापित करने जा रही है। मैं कुछ अच्छे के लिए इंतजार करूंगा, एक जानवर जो हॉक से लड़ सकता है और उसके साथ मिल सकता है। काल ने उसे सूचित किया। ये बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। हॉक के साथ घुलना मिलना आसान है। पक्षी ने झुंझलाहट में अपने पंख फड़फड़ाए, और दाना हंसने लगी। ओह, मैं समस्या समझ गया, तुम साझा नहीं करना चाहते, बस इतना ही। हॉक ने सिर हिलाया और बीस्ट स्पेस से मांस का एक टुकड़ा लिया। उसने उसे हवा में फेंका और पूरा निगल लिया, दाना को इस तरह से समझाने की कोशिश की कि वह समझ सके। ओह, वे तुम्हारा खाना चुराने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, ये कष्टप्रद होगा। वह सहमत हो गई। वे दोनों रात को सोने से पहले कुछ घंटों तक बैठे और ध्यान किया। वे जानते थे कि वे जल्दी उठेंगे, लेकिन जब सूरज उगने के साथ ही दरवाजे पर दस्तक हुई, तो उनमें से कोई भी तैयार नहीं था। काल ने अपनी पैंट पहनी और दरवाजा खोला, पाया कि जिल और रीटा दोनों बाहर इंतजार कर रहे थे। मुझे फ्रेश होने और खाने के लिए कुछ मिनट दो, फिर मैं तैयार हो जाऊंगा। क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? उसने पूछा। हाँ, लेकिन आज फिर से हमारे लिए एक बड़ा दिन है, और ये दाना का पहला दिन है जब जिल उसके निजी शिक्षक के रूप में है। वह यहाँ है न? रीता ने पूछा।
हाँ, बालकनी पर झूले में शायद अभी भी सो रही होगी, क्योंकि यह क्षेत्र ध्वनिरोधी है। जिल उसे जगा सकती है, लेकिन सावधान रहें, हॉक और एक या दो गोलेम संभवतः वहां सक्रिय हैं। जिल हंसी। वह कमांडर रैंक की जादूगरनी थी, उसे गोलेम की विशेष चिंता नहीं थी, लेकिन हॉक एक समस्या हो सकती थी अगर वह उसे दाना के पास नहीं जाने देना चाहता था। वह पक्षी को चोट पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकती थी, लेकिन एक जादुई ढाल की रक्षा के बावजूद एक क्रोधित हॉक से बच पाना चुनौतीपूर्ण होगा। वह कुछ मिनट बाद हंसते हुए और अपने बालों को बिखेरते हुए बाहर आए। क्या आप जानते हैं कि अगर आप हॉक को जगाते हैं तो वह पूरी तरह से दुखी हो जाता है? लेकिन उन्होंने उसके साथ क्या किया? वह पक्षी बहुत बड़ा है, उसने पूछा। उसे जगाया। लेकिन उन्होंने उसके साथ क्या किया? वह पक्षी बहुत बड़ा है, उसने पूछा। सार्जेंट रीटा ने काल को उत्सुकता से देखा। उसे डैनियल और एलिस से संक्षिप्त सारांश मिल गया था, लेकिन वे बाहर जा रहे थे और अभी तक आधिकारिक रिपोर्ट नहीं भरी थी। उपचारों में से एक ने उसे बड़ा कर दिया, काल ने समझाया जब हॉक कमरे में धीरे धीरे घुसा, जब तक कि उसने अपने पंखों को अपने शरीर से कसकर नहीं बांध लिया, वह मुश्किल से आंगन के दरवाजे से अंदर घुस पाया। क्या हमें यकीन है कि यह अभी भी एक विंडस्पीड हॉक है? मुझे संदेह है कि कोई चूहा है जो अब उसकी भूख को पूरा कर सकता है। वह जल्द ही हिरन और भेड़ियों का शिकार करेगा, रीटा ने पूछा। हॉक एक पल के लिए घबरा गया, फिर उसे कुछ याद आया जो उसने काल को पढ़ते हुए देखा था। वहाँ विशाल दलदली चूहे हैं, कुत्तों के आकार के। वे एक तरह के चूहे हैं, उसने उम्मीद से सुझाव दिया। हॉक का कहना है कि विशाल दलदली चूहे अभी भी गिने जाते हैं, काल ने बताया, जबकि महिलाएं हंस रही थीं। विशाल दलदल चूहे एक जागृत रैंक राक्षस थे, इसलिए वह रात के 8:28 पहले से ही उनका शिकार कर सकता था, लेकिन रीटा ये देखने के लिए अधिक उत्साहित थी कि क्या उसकी शक्ति उसके शरीर के अनुपात में बढ़ी है। यदि उसकी सहनशक्ति या कच्ची शक्ति में से कोई एक महत्वपूर्ण मात्रा में बढ़ गई होती, तो वह जागृत रैंक पर लड़ाई में एक खतरा बन जाता। यदि ये दोनों होता, तो वह जागृत राक्षस कहलाने की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा होता। अध्याय 73 नाराज रीता। सार्जेंट रीता काल को सुबह की ट्रेनिंग में ले गई, जहां एक नया चेहरा उनका इंतजार कर रहा था। एलिस, जादूगरनी जो कल काल के उपचार के लिए कमरे में थी, दरवाजे के पास एक कुर्सी पर बैठी थी, और काल के अंदर आते ही उसने खुशी से हाथ हिलाया। रीता ने भौहें सिकोड़ लीं जब उसे एहसास हुआ कि वह महिला कौन थी, फिर वह दूर हो गई, मानो उसे अनदेखा करके वह महिला चली जाएगी। लेकिन एलिस ने उठने की कोई कोशिश नहीं की, वह दरवाजे के पास बैठी रही, जबकि काल ने अपनी जगह ले ली और हॉक को बाहर बुलाया। देवी, तुमने हॉक के साथ क्या किया? ऐसा लग रहा है कि वह हमें खाना चाहता है, जादूगरों में से एक ने चौंक कर कहा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, उपचार ने उसे सिर्फ एक विशालकाय आकार में बड़ा कर दिया है। वह पहले से थोड़ा ही ज्यादा मजबूत है, काल ने जवाब दिया। जबकि यह आश्वस्त करने वाला था, ये तथ्य कि उनके ऊपर आकाश में एक विशालकाय राक्षस था, सभी छात्रों को कम से कम थोड़ा डराने के लिए पर्याप्त था। यह एक बड़े उड़ने वाले शिकारी के प्रति एक सहज प्रतिक्रिया थी जो संभवतः एक पूर्ण विकसित व्यक्ति को उड़ा ले जा सकता था। यह संभव नहीं था, उसका वास्तविक शरीर केवल 1 मीटर से थोड़ा अधिक लंबा था, लेकिन चौड़े पंखों और लंबी पूंछ के पंखों के साथ वह उड़ान में बहुत अधिक प्रभावशाली दिखता था। उनके पहले कुछ मंत्र थोड़े झिझक भरे थे, लेकिन एक बार जब उन्हें एहसास हुआ कि हॉक उन्हें हमेशा की तरह ही रोक रहा है, तो वे फिर से अपनी लय में आने लगे और उसके बढ़ते हमलों पर काबू पाने के लिए काम किया, जो आज उनकी याद से अधिक गति से यात्रा कर रहे थे। काल और हॉक दोनों ने जो मानसिक सुधार प्राप्त किए थे, वे लक्ष्यीकरण गति और लक्ष्य पर रैंड हमलों को तेजी से बनाने और भेजने की क्षमता दोनों में मदद कर रहे थे। काल ने रीटा की आवाज़ सुनी जब वह एलिस से बात कर रही थी और हमलों से अपना थोड़ा ध्यान हटा लिया। क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा आसान है? मेरा मतलब है, वे रक्षकों पर भी हमला नहीं कर रहे हैं, केवल उनके पास के लक्ष्यों पर, एलिस पूछ रही थी। ये सबसे सुरक्षित तरीका है। हम कुछ साल पहले हुई घातक घटना को बर्दाश्त नहीं कर सकते। भले ही आप उन पर अवरोध लगा दें, फिर भी बहुत ज्यादा जोखिम है, रीता ने जवाब दिया। वे मेरे अवरोध को तोड़ने वाले नहीं हैं, और यह उन दोनों के लिए बेहतर होगा कि वे वास्तव में हमलों से बचें और उन्हें रोकें, बजाय इस अंगरक्षक परिदृश्य के, जहां हमलावर केवल अपने पीछे के लक्ष्य से चिंतित हैं। एलिस ने जवाब दिया। क्या आप शिक्षक हैं या मैं हूं? रीता अब निश्चित रूप से गुस्से में थी और काल को सुनने का मन कर रहा था, क्योंकि वे बहस करने के लिए अपनी आवाज़ कम कर रहे थे, लेकिन इससे उसका ध्यान हाथ में मौजूद कार्य से बहुत ज्यादा हट जाएगा। क्लास ने अपने सामान्य 5 मिनट के विश्राम के लिए आधे घंटे के निशान पर विराम लिया, और काल ने अपने और हॉक के लिए एक पानी की बोतल ली, उसे बड़े आकार के पक्षी के खुले मुंह में पानी छिड़कने के लिए निचोड़ा, क्योंकि वह गंदगी किए बिना आसानी से कटोरे से पानी नहीं पी सकता था। ठीक है, सभी वापस आ गए, लेकिन हम इस बार चीज़ों को थोड़ा बदलने जा रहे हैं। आपके कौशल में सुधार हो रहा है, इसलिए आप गतिशील लक्ष्यों पर निशाना साधेंगे।
इसका मतलब है कि न केवल आपको एक गतिशील लक्ष्य पर प्रहार करना होगा, बल्कि काल और हॉक को गतिशील लक्ष्यों की रक्षा करनी होगी। कक्षा के प्रभारी प्रोफेसर ने निर्देश दिया। काल यह नहीं बता सका कि इसका मतलब यह है कि रीता या एलिस ने अपनी बहस जीत ली है, लेकिन इससे कक्षा और अधिक रोचक हो जाएगी। यह उन कुछ छात्रों के लिए भी एक वास्तविक चुनौती होने जा रही थी, जिन्हें वर्ष की शुरुआत में अपने लक्ष्य के साथ संघर्ष करना पड़ा था। वे स्थिर लक्ष्यों पर प्रहार करने में बेहतर थे, लेकिन काल को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह खुद को चोट न पहुंचाए। उसके पास अकादमी का प्रशिक्षण कवच, एक लंबा कोट और हेलमेट था, लेकिन ये केवल सीमित स्तर की सुरक्षा थी जो उसे इन मंत्रों में से किसी एक से सीधे प्रहार करने पर गंभीर रूप से घायल होने से बचा सकती थी। लेकिन फिर वे ज़्यादातर जागृत के निचले हिस्से में थे और उसका शरीर बहुत मजबूत हो रहा था, इसलिए शायद वे वास्तव में कोट के माध्यम से बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब उसने टैंक पर पूरी ताकत से मंत्र मारा तो उसे बमुश्किल चोट लगी, लेकिन वह काल और हॉक से 2 रैंक ऊपर था। कक्षा में जादूगर अपनी सहनशक्ति बढ़ाने के लिए सीमित शक्ति का उपयोग कर रहे थे, जो उनकी क्षमता का 1/4 या उससे भी कम था। ये काफ़ी सुरक्षित लग रहा था। मंत्र लक्ष्य की ओर उड़ने लगे, जो अब जमीन के बहुत करीब थे, और काल ने अवरोधन को आसान बनाने के लिए कदम बढ़ाया। जादूगरों और चलते हुए लक्ष्यों के बीच उसकी उपस्थिति ने कई छात्रों को निराश कर दिया, क्योंकि भले ही काल ने मंत्रों को सफलतापूर्वक बाधित नहीं किया हो, लेकिन वे उसके रास्ते में होने के कारण लक्ष्य को हिट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जब वे उसके सिर के ऊपर से नहीं बल्कि उसकी ओर आ रहे थे, तो हमलों को निशाना बनाना और रोकना आसान था। ऊर्ध्वाधर अक्ष को एक कारक के रूप में लगभग हटा दिया गया था, और सीधे आगे हमला करने से कई और मंत्र प्रभावित होंगे यदि वह एक विस्तृत चाप या ओवरलैपिंग ग्रैंड हमलों की नई तकनीक का उपयोग करता है। लेकिन इससे जादूगर भी आग की रेखा में आ गए, इसलिए उन्हें अपनी सीमा के बारे में सावधान रहना पड़ा ताकि हमलावरों तक पहुंचने से पहले क्षमताएं समाप्त हो जाएं। वे कवच नहीं पहने हुए थे, और शिक्षक से लगातार उनके जवाबी हमलों को रोकने के लिए कहने से शायद बड़े जादूगर का मूड खराब हो जाता। अब ये बहुत बेहतर है। देखें कि यह कितना अधिक प्रभावी है, एलिस रीटा से पूछ रही थी, काल को ये बताते हुए कि उसने उनके आदान प्रदान के उस दौर को जीत लिया था, कम से कम अधिकांश भाग के लिए। जादूगर अभी भी उसके पीछे के लक्ष्यों पर हमला कर रहे थे, लेकिन वे कम से कम उसकी दिशा में मंत्र फेंक रहे थे, जैसा कि ब्यूरो ऑफ एलीट डेवलपमेंट के जादूगर चाहते थे। काल ने पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक विस्तृत चाप बनाया और 1 दर्जन मंत्रों को एक साथ रोक दिया, इससे पहले कि 4 धारियां आखिरकार खत्म हो जाती और दोनों समूहों के बीच की हवा साफ हो जाती। अरे, उन्होंने वाकई कठिनाई का स्तर बढ़ा दिया है न? हम सभी एक ही ऊंचाई पर हमला कर रहे हैं, इसलिए वह हम सभी को एक साथ रोकने के लिए ऊर्जा जला सकता है। जादूगरों में से एक ने महसूस किया। लेकिन इससे उसकी सहनशक्ति भी जलती है, इसलिए वह हर बार ऐसा नहीं कर पाएगा। वह केवल उन लोगों को रोक रहा है जो खुद को या लक्ष्य को मारने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। हर कोई जिसने अपना लक्ष्य गड़बड़ा दिया है, उसके पास एक मौका हो सकता है यदि आप उसे पीछे छोड़ते हुए वापस लक्ष्य पर ला सकते हैं। दूसरों में से एक ने टिप्पणी की, लेकिन वे भूल गए थे कि हॉक उनके ऊपर आसमान में था, नीचे की ओर हमला कर रहा था, इसलिए वह अभी भी उन हमलों को मार सकता था जो काल से आगे निकलने पर उनके प्रक्षेपवक्र को सही करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने तुमसे कहा था कि उनमें असली संभावना थी। तुम्हें इतनी जल्दी शामिल होने की जरूरत नहीं थी। काल ने क्लास खत्म होने के समय रीटा को बुदबुदाते हुए सुना, जबकि एलिस ने उसे देखकर मुस्कुराया। दोनों एलीट तेल और पानी की तरह थे। वे दोनों एक ही चीज़ चाहते थे, लेकिन उनके पास इसे कैसे किया जाना चाहिए, इस बारे में बहुत अलग अलग विचार थे, और वे बस एक दूसरे के साथ असंगत लग रहे थे। चाहे लक्ष्य कुछ भी हो, काल देख सकता था कि उन्हें साथ रहने में मुश्किल होगी। अध्याय 74। पूरे दिन। दोपहर के भोजन के लिए ब्रेक के बाद रीटा और एलिस दोनों उसकी मेज पर तनावपूर्ण चुप्पी में खा रहे थे और अन्य छात्रों को डरा रहे थे। यह उसके शारीरिक प्रशिक्षण के लिए मिश्रित मार्शल आर्ट कक्षा में जाने का समय था। टैंक फिर से वापस आ गया था, अपना पाठ जारी रखने के लिए तैयार था, जबकि एलिस का साथी डैनियल प्रशिक्षण मैदान के किनारे एक कंबल पर बैठा था, दूसरों के आने का इंतजार कर रहा था। आओ और आराम करो, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा, रीटा। उसने उनका अभिवादन किया, फिर काल की ओर हाथ हिलाया और उसे हमेशा की तरह कक्षा में शामिल होने का इशारा किया। काल ही एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो बता सकता था कि रीटा इस समय नाराज थी, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसा कोई नियम नहीं था कि सरकार के लोग आकर क्लास नहीं देख सकते थे, और वे रीटा की विकास योजनाओं के अलावा किसी और चीज में हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे जो उनके संचालन अधिकार के अंतर्गत था। काल ने माना, काल, आज तुम टैंक के साथ प्रशिक्षण करोगे, जबकि बाकी सभी लोग वही प्रशिक्षण लेंगे जो उन्होंने सीखा है। तुम्हारी किस्मत के लिए खेद है, लेकिन तुम अलग हो और सार्जेंट रीटा इस समय व्यस्त हैं। प्रोफेसर ने उसे मुस्कुराते हुए बताया। सार्जेंट रीटा व्यस्त होने के बजाय प्रशिक्षण लेना ज्यादा पसंद करेंगी, काल को यकीन था। लेकिन टैंक एक बेहतरीन लड़ाकू प्रशिक्षक निकला, जिसे मार्शल आर्ट और सशस्त्र युद्ध दोनों की गहरी समझ थी।
आज बड़े आदमी के हाथ में लकड़ी की प्रशिक्षण तलवार थी, जबकि काल ने प्रशिक्षण दस्ताने पहने थे जो उसने ट्रेन से प्राप्त किए थे। वे ब्लॉक करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि मेरी ताकत आपकी ताकत से कहीं ज्यादा है, इसलिए आप मेरे हमलों को दबाने की कोशिश न करें, बस उन्हें विक्षेपित करें ताकि आप जवाबी हमला कर सकें। यदि आप अपनी क्षमताओं के साथ ऐसा कर सकते हैं तो यह और भी बेहतर है, बस शक्ति स्तर को कम रखें ताकि आप प्रशिक्षण हथियार को काट न सकें। कुछ समय बाद आप स्पैरिंग सीमाओं के अभ्यस्त हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए सावधानी बरतना सबसे अच्छा है, टैंक ने समझाया। ठीक है, क्या हम दोपहर के लिए हॉक को आराम दे रहे हैं? काल ने पूछा। आज के लिए, हाँ। उसे सुबह प्रशिक्षण मिला और एक बढ़ते हुए जानवर को बहुत सारे भोजन और नींद की आवश्यकता होती है, लेकिन वह देख रहा होगा, इसलिए आप इसे उसके लिए एक सैद्धांतिक पाठ मान सकते हैं। अभी के लिए आप दोनों एक साथ लड़ सकते हैं, लेकिन एक बार जब उसका शक्ति स्तर बढ़ जाता है तो यह संभावना नहीं है कि आपका शरीर उसके साथ तालमेल बिठा पाएगा। बहुत से वर्ग अधिक नाजुक जादुई जानवरों के शरीर का दावा भी नहीं कर सकते, उन्होंने समझाया। तो भविष्य में मेरा काम क्या है? जानवरों को युद्ध के बारे में प्रशिक्षित करना और उन्हें लड़ने देना, काल ने पूछा जब वे मुक्का मार रहे थे। पता नहीं, यह मेरे वेतन ग्रेड से ऊपर है, लेकिन मैं मानूंगा कि राक्षसों पर ध्यान केंद्रित करने वाले वर्ग के लिए उन्हें मजबूत बनाना और उन्हें वे सभी चीजें सिखाना जो वे स्वाभाविक रूप से नहीं जानते होंगे आपके काम का एक बड़ा हिस्सा होगा। कितने विंड स्पीड हॉक्स मार्शल आर्ट से परिचित हैं? उनमें से कितने विभिन्न जादू मंत्रों की पेचीदगियों को समझते हैं? ये बहुत ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन आपके हॉक को पहले से ही अन्य जानवरों पर बहुत ज्यादा फायदा है। टैंक ने अपनी तलवार की एक धार से जानवर शब्द पर जोर दिया, जिसे काल ने मुश्किल से विक्षेपित किया क्योंकि वह रास्ते से हट गया। बरसिकर के बगल से या पीछे से हमला शुरू करना आसान था, क्योंकि वह खत्म होने से पहले काल का सामना करेगा और अतिरिक्त समय काल को एक बचाव तैयार करने की अनुमति देगा जो उसे आगे बढ़ने की अनुमति देगा। हॉक जानवरों के बारे में विशाल आदमी की समझ से प्रभावित था। एक विंड स्पीड हॉक के रूप में ऐसी कई चीजें थीं जो उसे जन्म से नहीं पता थीं। सामान्य हॉक्स को जादूगर के हमलों जैसी चीजों को समझने के लिए अपने पहले सीखने के अनुभव से बचना होगा, लेकिन उसे हर सुबह उनसे निपटने का अभ्यास करना पड़ा। साथ ही बरसिकर मैन झपकी और भोजन की वकालत करता था, इसलिए वह निश्चित रूप से बुद्धिमान था। जब तक वे समाप्त हुए, काल थक चुका था और टैंक को भी पसीना आ गया था, जिसने अन्य छात्रों को काल की अपेक्षा से कहीं अधिक प्रभावित किया। निश्चित रूप से वह एक राक्षस था युद्ध में, लेकिन वह अभी भी स्पष्ट रूप से मानव था, इसलिए उस तीव्रता का 3 घंटे का प्रशिक्षण सत्र से कम थोड़ा काम करने के लिए निश्चित था। काल शायद उतना शक्तिशाली न हो, लेकिन वह बरस्कर को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त तेज था, एक ऐसी तकनीक जिसका टैंक ने समर्थन किया, क्योंकि अधिकांश बरस्कर प्रकार के विरोधियों के पास समय सीमा होती थी। क्रोधित जादुई जानवर आमतौर पर अपने ऊर्जा भंडार को अविश्वसनीय दर से जला देते थे, इसलिए यदि आप 5 या 10 मिनट तक टिके रह सकते थे तो वे खुद को थका देंगे। यहाँ तक कि अधिकांश नशीली दवाओं से प्रेरित बरस्कर अवस्थाएं उपयोगकर्ता के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले आधे घंटे से अधिक नहीं टिकती थीं और जब वे शुरू करते थे तो उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती थी। इस कारण से वे जब तक संभव था पूरी ताकत से लड़ते थे। वे जानते थे कि उन्हें समय सीमा के भीतर जीतना है और जैसे जैसे समय करीब आता वे हताश होते जाते। इसलिए चपलता प्रकार के लड़ाके उन्हें साथ लेकर चल सकते थे और उन्हें थका सकते थे, फिर एक बार दुर्घटनाग्रस्त होने पर उन्हें खत्म कर सकते थे। चपलता सेनानियों के लिए कार्डियो अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था, जो हमेशा एक ही वार से लड़ाई खत्म नहीं कर सकते थे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल आप सभी से मुलाकात होगी। प्रशिक्षक ने आवाज लगाई और समूह वापस शौवा में जाने लगा या अपने कमरों में जाकर नहाने और कपड़े बदलने लगा। काल एक ऐसा व्यक्ति था जो तुरंत नहाना और कपड़े बदलना पसंद करता था, जिसके कारण रीटा और ब्यूरो ऑफ एलीट डेवलपमेंट की जोड़ी प्रशिक्षण मैदान के बगल में छोटी सी इमारत में भीड़ भरे लॉकर रूम से उसके वापस आने का इंतजार कर रही थी। क्या वे हमेशा इस क्लास को बाहर आयोजित करते हैं? डैनियल ने पूछा। रीटा ने सिर हिलाया। जब तक मौसम खराब ना हो। घास जिम के फर्श से नर्म है और मैच यथार्थवादी फुटिंग परिदृश्य नहीं है। उनके ज्यादातर मुकाबले बाहर होंगे, इसलिए हॉलीवुड की तुलना में मैदान में प्रशिक्षण लेना बेहतर है। समझ में आता है। ठीक है, मुझे लगता है कि हमने आज जो सीखा है वह सीख लिया है। मैं कल आप दोनों से मिलूंगा। डैनियल ने सहमति जताई, फिर हाथ हिलाया और जाते समय रीटा ने उसकी पीठ पर गुस्से से देखा। अध्याय 75 सुबह जल्दी उठना। ऐसा लग रहा था कि भोर में उठना एक नियमित बात बन जाएगी, काल ने फैसला किया, क्योंकि अगली सुबह सार्जेंट रीटा और जिल सबसे पहले उसके दरवाजे पर थे। रीटा के पास राक्षस जीव विज्ञान पर एक किताब थी, लेकिन ये किताब अलग थी। ये केवल प्रजातियों का अवलोकन देने के बजाय विभिन्न राक्षस कौशल के जन्मजात कौशल पर केंद्रित थी।
यह एक शोधकर्ता के दृष्टिकोण से लिखा गया था जो समान क्षमताओं वाले अभिजात वर्ग के कौशल को मजबूत करने के लिए और अधिक तरीके विकसित करने की कोशिश कर रहा था, और काल के लिए यह अन्य अधिकांश पाठ्यपुस्तकों में अस्पष्ट विवरणों की तुलना में समझना बहुत आसान था। सप्ताह के अंत तक अभिजात वर्ग विकास ब्यूरो के पास शायद आपको अन्य युवा राक्षसों से पहले लाने की योजना होगी, चाहे वे नवजात हों या अभी भी अंडे में हों, पक्षियों और सरीसृप प्रजातियों के लिए। मुझे नहीं पता कि वे आपको क्या ढूंढेंगे, या वे आपको उनके द्वारा तैयार किए गए विकल्पों के अलावा अन्य विकल्प भी देंगे या नहीं, लेकिन अब जब वे आश्वस्त हैं कि आप दूसरे पालतू जानवर से जुड़ सकते हैं, तो वे कोशिश करने के लिए दृढ़ हैं। आपको जो करने की ज़रूरत है वह यह है कि उनके पास जो कौशल हैं उन्हें समझें ताकि आप अपने पालतू राक्षसों से एक उचित टीम बना सकें। आप एक विशिष्ट कौशल सेट पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे कि चुपके और स्काउटिंग, या एक सामान्यीकृत लड़ाकू टीम जो अधिकांश खतरों का सामना कर सकती है, लेकिन अगला कदम होने से पहले आपके पास निर्णय लेने के लिए बहुत समय नहीं है। उसने समझाया। वे कैफेटेरिया में एक टेबल पर बैठे थे जो सुबह सुबह अभी भी लगभग खाली थी, लेकिन इससे उसे अपनी पहली कक्षा में जाने से पहले पुस्तक में विभिन्न प्रजातियों पर जाने के लिए लगभग 2 घंटे मिल गए। ये कछुए वास्तव में कितने बड़े होते हैं? मुझे लगता है कि पाठ गलत है, काल ने पूछा। रीता ने किताब को देखा और अपना सिर हिलाया। नहीं, ये सही है। वे 18 से 25 मीटर लंबे होते हैं। वे खारे पानी की प्रजाति हैं, लेकिन वे लगभग कहीं भी खुशी से रह सकते हैं। अगर आपके सभी पालतू जानवर हॉक की तरह तेजी से बढ़ते हैं, तो मैं आपको यह विकल्प दिए जाने पर इसकी अनुशंसा नहीं करूंगा। ऐसी बहुत कम परिस्थितियां हैं जहां आपके पास 20 मीटर लंबे कछुए के लिए जगह होगी। यह इतना चौड़ा है कि शहर की अधिकांश सड़कों पर भी फिट नहीं हो सकता और दोनों तरफ की इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस विचार से काल हंस पड़ा। बख्तरबंद गोले का एक विशाल अवरोध, जो लक्ष्य को भागने से रोकने के लिए पूरी सड़क को अवरुद्ध कर रहा था। फिर वहां दानव मगरमच्छ था। तकनीकी रूप से वे एक मगरमच्छ थे, लेकिन उतने ही प्रभावशाली 25 मीटर लंबे और कम समय में 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से दौड़ने में सक्षम। काल ने कल्पना की कि इससे मिलते समय किसी को भी इसकी थूथन के आकार की चिंता नहीं थी। फिर वहां रेड गोल्ड पांडा था। 20 सेंटीमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर यह मनमोहक था, लेकिन इसका जन्मजात कौशल पिशाचवाद था। अगर यह आपको काटता तो यह कुछ ही सेकंड में किसी इंसान का खून निकाल सकता था। अगर हमें पता होता कि वे क्या लाने वाले हैं तो यह वाकई मदद करता। काल ने आह भरी क्योंकि समय समाप्त हो गया था और सुबह की सटीकता प्रशिक्षण पर जाने का समय हो गया था। किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहना सबसे अच्छा है। जितना अधिक आप राक्षस कौशल के बारे में जानते हैं, उतना ही बेहतर आप उन कौशलों की योजना बना पाएंगे जो उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कौशल का उपयोग कर सकते हैं। सार्जेंट रीटा ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। डैनियल और एलिस के पूरे दिन प्रशिक्षण देखने आने से रीटा का मूड और भी खराब हो गया। जब दिन समाप्त हुआ तो वह स्पष्ट रूप से परेशान थी, लेकिन अन्य दोषों का आनंद ले रहे थे और वे काल और टैंक के पास प्रशिक्षण ले रहे अन्य छात्रों को प्रशिक्षण संकेत देने में प्रसन्न थे। मूल रूप से काल ने मान लिया था कि यह तथ्य कि वे सरकार की ओर से यहाँ आए थे रीता को परेशान कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ व्यक्तिगत लग रहा था। वे स्पष्ट रूप से इस सप्ताह से पहले से एक दूसरे को जानते थे और उम्र में इतने करीब थे कि उन्हें एक साथ अकादमी में होना चाहिए था। एलिस की संख्या इतनी कम थी कि यह एक छोटे शहर जैसा लग रहा था। हर कोई अपने आयु वर्ग के सभी लोगों को जानता था। यह एक अजीब विचार था, क्योंकि काल ने हमेशा एलिस को एक तरह के अछूत अस्तित्व के रूप में देखा था जो खदान श्रमिकों जैसे आम लोगों से ऊपर था, लेकिन अब जब वह यहाँ था तो ये खनन शहर के समान ही था, लेकिन एक अलग तरह की कड़ी मेहनत और कम ब्लैक लंग के साथ। दैनिक प्रशिक्षण पूर्वानुमानित हो गया। टैंक ने हर बार कठिनाई बढ़ा दी जब काल को लगा कि वह बेहतर हो रहा है, जबकि उस सप्ताह की शामें एक जैसी ही रहीं। खाना, प्रशिक्षण, फिर दाना बाद में शाम को आती ताकि वह वास्तव में सो सके, क्योंकि उसके पड़ोसियों को एहसास हो गया था कि वह उन्हें गोलेम के साथ वापस प्रताड़ित कर रही थी जिसे हर समय बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जब गोलेम सुबह के छोटे घंटों तक अपनी लाइन डांसिंग का अभ्यास कर रहा था, तब दाना काल के कमरे की बालकनी में सो रही थी। अब जब जिल उसके निजी शिक्षक थे तो उसकी दैनिक ट्रेनिंग भी तेज हो गई थी और वह इतनी थक गई थी कि काल के सार्जेंट रीटा के साथ चले जाने के बाद उसे कुछ दिनों के लिए बिस्तर से उठाकर तैयार होना पड़ता था। काल के विपरीत, जो शारीरिक प्रशिक्षण से हर जगह चोटिल हो जाता था, उसका दिमाग अपने मन विस्तार प्रशिक्षण की आवश्यकताओं से पूरी तरह से परेशान था, जिससे उसे दोपहर के बीच में भी नींद की कमी महसूस हो रही थी। शायद यही कर्नल का मतलब था जब उसने कहा कि सार्जेंट रीटा ने उस पर नरमी बरती। उसने हर जगह चोट पहुंचाई, यहाँ तक कि उन जगहों पर भी जहां उसे नहीं पता था कि चोट लग सकती है, लेकिन वह अभी भी कार्यात्मक था और यह स्पष्ट था कि डाना इस दर पर ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाला था। जब शनिवार का प्रशिक्षण सत्र शुरू हुआ और कर्नल वैलेरी ही वह व्यक्ति था जो सुबह नाश्ते के बाद दरवाजे पर उनसे मिला। अध्याय 76 स्थिति बनाए रखें। सुप्रभात कर्नल, हम जाने के लिए तैयार हैं।
काल ने दरवाजे पर उसका अभिवादन किया, फिर जब उसने अभिवादन में उसका कंधा थपथपाया तो वह मुस्कुराया। दाना जाग रही थी, लेकिन वह स्तब्ध थी, वह बोलने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए काल उन दोनों के लिए बोल रहा था। कर्नल वेलेरी ने इसे पहचाना और उसने उनसे और अधिक बोलने के लिए दबाव नहीं डाला, क्योंकि वह उन्हें कार में ले गई और 1 सप्ताह पहले वाले उसी प्रशिक्षण गोदाम में वापस ले गई। जब उन्होंने देखा कि दोनों थके हारे छात्र लड़खड़ाते हुए अंदर आए, तो सभी टीमें मुस्कुरा उठीं, एक दूसरे पर झुककर खड़े हो गए। काल, क्योंकि वह मुश्किल से चल पा रहा था, और दाना, क्योंकि वह आधी सोई हुई थी। ठीक है, उन्होंने नरक सप्ताह को पार कर लिया, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वे छुट्टी के दिन तक प्रशिक्षण के एक और दिन को पार करने की स्थिति में हैं या नहीं। जादूगरों में से एक ने हंसा। एलिस, काले बालों वाली जादूगरनी जो हर दिन काल की ट्रेनिंग देखती थी, ने उस पर मुस्कुराकर दोनों की तरफ इशारा किया। उन्हें आजमाओ, मुझे लगता है कि तुम पाओगे कि वे दिखने से कहीं बेहतर स्थिति में हैं। उसने सुझाव दिया। टीमें हमला करने के लिए करीब आ गईं, और दोनों छात्रों ने एक साथ जवाब दिया। दाना ने एक गोलेम को बुलाया और काल ने हॉक को बुलाया, जिससे विशाल पक्षी गोदाम के चारों ओर स्वतंत्र रूप से उड़ने लगा। कर्नल वेलेरी ने एक उदास हंसी दी और टीम के सदस्य मुस्कुराते हुए पीछे हट गए। ठीक है, ये वह अंतर्निहित प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ये काम करती है, मुझे लगता है। योद्धाओं में से एक ने सहमति व्यक्त की। मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, बस हमेशा की तरह ऊर्जावान रूप से नहीं, जब तक कि आपके पास कुछ दर्द निवारक न हो। मैं कसम खाता हूं कि मेरे घावों पर अभी भी घाव हैं। काल ने जवाब दिया। अच्छा है कि तुम एक लंबी दूरी की लड़ाई लड़ सकते हो। क्या हमें दाना को जगाना चाहिए और इसे शुरू करना चाहिए? आदमी ने पूछा। दाना ने जवाब देते समय अपनी आंखें नहीं खोलीं। मैं जाग रही हूं। हमारी पहली गतिविधि क्या है? ये सप्ताह पिछले सप्ताह जितना बुरा नहीं है। हम देखना चाहते हैं कि आप दोनों गोदाम के बीच में एक जगह की रक्षा करने के लिए एक साथ कैसे काम करते हैं, कई हमलावरों के खिलाफ। लेकिन हमें हॉक को वापस बुलाना होगा, क्योंकि छत पर लटके हुए उसके साथ छिपकर हमला करने के लिए पर्याप्त भूभाग तैयार नहीं है। योद्धाओं में से एक ने समझाया जब उसने प्रशिक्षण कवच का एक सेट तैयार करना शुरू किया। हेलमेट में एक फेस शील्ड और एक गर्दन रक्षक था, जो हमलावर टीम को पूरी सुरक्षा प्रदान करता था और साथ ही उनके जादूगरों से भी सुरक्षा प्रदान करता था, ताकि काल और दाना द्वारा उनके साथ किए गए किसी भी हमले से उन्हें चोट न लगे। लेकिन हमलावर टीम की नज़र में उस अवस्था में वे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। ये पहले सप्ताह के प्रशिक्षण का एक अनिवार्य हिस्सा था, सीमित नींद और थके हुए होने पर काम करना सीखना। यह उतना गंभीर नहीं था जितना सेना नियमित सैनिकों को देती है, कम से कम शारीरिक रूप से तो नहीं, लेकिन छात्र भी छोटे थे और मानसिक थकावट निस्संदेह उतनी ही बड़ी थी। एलिस काल और दाना को अचानक बनी भूलभुलैया के केंद्र में ले गई, जबकि योद्धाओं का एक समूह बक्से में बिखर गया जो या तो संकरी गलियों या किसी कार्यालय भवन की दीवारों की भूलभुलैया जैसा लग रहा था। काल को यकीन नहीं था कि यह किसका मतलब था, क्योंकि उसने व्यक्तिगत रूप से दोनों को नहीं देखा था, लेकिन इससे उन्हें पता लगने से पहले उनके करीब पहुंचना आसान हो जाएगा। काल की आंखें इंसानों से कहीं बेहतर थीं, लेकिन उसकी सुनने की क्षमता में बहुत बदलाव नहीं आया था, न ही उसकी दूसरी इंद्रियों में, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ कुछ मीटर तक ही देख सकती थीं। इस जगह की रखवाली के लिए गोलेम को सेट करें और मैं जाल बिछा दूंगा। फिर आप कोहरा फैलाना शुरू करें, लेकिन हमारे आसपास के बेतरतीब बैंकों में यह हमारी स्थिति को घेरने के लिए ज़रूरी नहीं है। काल ने फुसफुसाया। बेतरतीब कोहरे के बैंक हमलावरों को भ्रमित कर सकते थे, और काल रैंड का उपयोग करके जाल बिछाएगा, जैसा कि उन्होंने उसे पिछले सप्ताह सिखाया था। उनके पास ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि गोदाम बहुत बड़ी जगह नहीं थी, लेकिन काल ने केंद्र में ज़्यादातर रास्तों पर जाल लगाने के लिए तेज़ी से काम किया, उन्हें अपनी दृष्टि की रेखा में रखकर। उसके पीछे कुछ रास्ते थे जिन्हें वह दिखाई नहीं दे सकता था, इसलिए गोलेम उन रास्तों की रखवाली करेगा, और यह उनके लिए पर्याप्त चेतावनी होगी। टीम ने ज़्यादातर समय चुपचाप संपर्क किया। कोहरे में दीवार से टकराने की आवाज़ सुनकर काल को उनके आने का पता चला, लेकिन वह निश्चित नहीं था कि ये दुर्घटना थी या जानबूझकर ध्यान भटकाना। फिर उसके बाईं ओर से एक और आवाज़ आई, और योद्धा ने तेज़ी से सांस ली, क्योंकि वह जाल में फंसने से ठीक पहले रुक गया। काल ने सावधानी से एक और जाल लगाया, जो टखनों से नीचे था और पहले जाल से आधा कदम आगे था, जो कोहरे में छाती की ऊंचाई पर था। जब योद्धा ने घने कोहरे में जाल की जांच की, तो 1 सेकंड तक सन्नाटा रहा, और फिर एक जोरदार आवाज़ हुई जब वह उसके नीचे झुका और दूसरी लाइन से टकराया, और काल द्वारा संरक्षित केंद्रीय क्षेत्र से कुछ ही कदम की दूरी पर खुले में गिर गया। काल ने उस पर एक श्वेड हमला किया, और योद्धा ने अपने हाथ ऊपर उठाए क्योंकि हमला उसके हेलमेट से टकराया। ये आउट का संकेत होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वह ज़मीन पर लेट गया और मृत होने का नाटक करने लगा। उसके पीछे से एक और कदम की आवाज़ आई और एक हल्की सी हंसी आई, क्योंकि लाइन में अगले आदमी ने मान लिया कि काल ने उसे गिरा दिया है। फिर एक जोरदार गाली दी क्योंकि वह ट्रैप लाइन पर कदम रख रहा था और कोने के चारों ओर पीछे हट गया।
इससे बाकी लोग और भी सावधान हो गए और काल अगले को लगभग चूक गया जब तक कि गोलेम एक गलियारे में हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़ गया। ये लक्ष्य का पीछा करने वाला था, लेकिन दाना ने इसे वापस उनके पास बुलाया, ये देखने के लिए कि योद्धा क्या करेंगे, और इतनी चतुर थी कि उसने गोलेम को अपनी दृष्टि से दूर नहीं जाने दिया, जहां वे ऑटोमेटन की सरल प्रतिक्रियाओं को धोखा दे सकते थे। कुछ सेकंड बाद वे एक साथ आए, जिससे काल और दाना दोनों ने अगले कुछ सेकंड के लिए जितनी जल्दी हो सके मंत्रों के साथ हमला किया, क्योंकि योद्धा चकमा दे रहे थे और बचाव कर रहे थे, जब तक कि उन्हें उनकी गर्दन पर ब्लेड नहीं मिले जो रक्षा के अंत को चिन्हित कर रहे थे। बुरा नहीं है, हमने एक को गोलेम द्वारा भगा दिया, 3 को जाल द्वारा गिरा दिया और अंतिम दौड़ में 4 और को गिरा दिया। अब एक एनर्जी ड्रिंक और कुछ खाने के लिए ले लो। हम तुम दोनों के पास जो कौशल है उसका उपयोग करके कुछ और प्रभावी रक्षात्मक उपायों पर चर्चा करने जा रहे हैं। कर्नल वैलेरी ने उनके प्रयास के लिए प्रशंसा की एक झलक के साथ उन्हें बधाई दी। यह अब तक की सबसे अच्छी प्रशंसा थी जो वे उससे प्राप्त करने में कामयाब रहे थे, और काल को यकीन था कि यह एक अच्छा संकेत था कि वह उनके प्रति थोड़ा गर्म हो रही थी। अध्याय 77 पालतू जानवरों के सुझाव। काल योद्धाओं के साथ बैठ गया, जिनमें से एक अभी भी अपने बूट उतारे हुए पैर में दर्द से जूझ रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, कई लक्ष्यों के खिलाफ सबसे प्रभावी रणनीति वास्तव में पैर और टांगें हैं। वे उतने सुरक्षित नहीं हैं, और जबकि लक्ष्य सावधान रहेगा कि वे किस पर कदम रखते हैं, इसका मतलब ये भी है कि वे आपके पास आने में संकोच करेंगे। डैनियल ने काल को 1 सप्ताह तक अपनी नियमित कक्षाओं में देखने के बाद प्रवक्ता की भूमिका निभाते हुए समझाया। ये समझ में आता है। बूट में कुछ भावना होनी चाहिए, अन्यथा आप आसानी से नहीं चल पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कवच सीमित है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई वास्तव में ट्रिप वायर पर कदम रखेगा। काल सहमत हुए। इससे अन्य योद्धा हंस पड़े। कोहरे में पतले तार एक बेहतरीन संयोजन तकनीक है, और यही वह था जिसे हम शुरू में सुझाने की योजना बना रहे थे। रैंड का उपयोग करने के केवल कुछ ही अलग अलग तरीके हैं, लेकिन यदि आप इसे तार की तरह व्यवहार करते हैं तो आपको कई गुणवत्ता वाले जाल बनाने में सक्षम होना चाहिए, साथ ही घात लगाना भी चाहिए। आज हमारी चर्चा आपकी तकनीक का उपयोग करने के नए तरीकों के बारे में कम होगी, और हमें आपको दूसरे पालतू प्रयास के लिए क्या खोजना चाहिए। यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति होता जो उस स्थिति में आपके पक्ष में लड़ सकता था, जैसे कि गोलेम, तो आपने अपनी संभावित सुरक्षा को बहुत बढ़ा दिया होता और यह सभी हमलावरों से निपटने के लिए पर्याप्त हो सकता था। आधिकारिक स्थिति यह है कि हमें आपको अधिक नवजात शिशुओं या अंडों के साथ प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हॉक की शुरुआत इसी तरह हुई थी। यदि आप एक बड़े आक्रामक राक्षस को बांधने का प्रयास करते हैं, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि यह आपके प्रति शत्रुतापूर्ण बना रहेगा, और जब तक इसे खत्म नहीं किया जाता तब तक आपकी प्रतिभा बर्बाद हो जाएगी। ये भी संभावना है कि खोए हुए पालतू जानवर को बदला नहीं जा सकता। वे वर्ग जो एक परिचित या सहायक पालतू जानवर को बुला सकते हैं, वे ऐसे ही हैं। एक बार जब ये चला गया तो यह चला गया और वे इसे फिर से नहीं कर सकते। आपका वर्ग अद्वितीय है और आप वास्तविक राक्षसों के साथ संबंध बना सकते हैं। चूहे या बिल्ली स्तर के सामान्य जानवर को बुलाने के लिए जादू का उपयोग नहीं कर सकते, साथ ही आप उन्हें अपने दिमाग में उस स्थान पर ला सकते हैं जिसकी सीमाओं को कोई नहीं जानता। लेकिन यही कारण है कि हम सतर्क हो रहे हैं, वहाँ बहुत संभावना है और हम कोई घातक गलती नहीं करना चाहते हैं, डैनियल ने समझाया। काल ने धीरे से सिर हिलाया। स्पष्टीकरण समझ में आया, लेकिन ये स्थान अधिक ऐसा लगा जैसे यह एक घोंसला था जो वहाँ रहने वाले किसी भी व्यक्ति का घर था। जब हॉक बाहर था तब भी यह अस्तित्व में नहीं था और दूसरा स्थान खाली पड़ा था। काल द्वारा किसी और चीज़ के लिए घोंसला बनाने की प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है, आपके मन में क्या था? क्या अध्ययन या कुछ और के लिए राक्षस शिशुओं का कोई रणनीतिक भंडार है? काल ने पूछा। टीम हंसी और अपने सिर हिलाए। नहीं, हम जो करने जा रहे हैं वह थोड़ा रोमांच के लिए जाना है। वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किए जाने वाले राक्षसों की कुछ पालतू प्रजातियां हैं, लेकिन वे ऐसी प्रजातियां नहीं हैं जिनकी हमें लड़ाकू पालतू जानवरों को पालने वाले अभिजात वर्ग के लिए आवश्यकता है। इसके बजाय हम दक्षिणी मैदानों की ओर जाएंगे और आपके लिए एक उचित राक्षस ढूंढेंगे। ये जगह उनसे भरी हुई है और वे सभी क्रूर हत्यारे हैं। उन्हें अपनी प्रजाति के बीच जीवित रहने के लिए वहां रहना होगा। इसलिए प्रारंभिक योजना तब तक इधर उधर घूमने की है जब तक आपको कोई ऐसा न मिल जाए जो आपकी कक्षा के लिए आशाजनक लगे, फिर उसका शिकार करें। हमारे पास निगरानी है और हमने लगभग 100 घोंसले और शिशु राक्षसों को चिन्हित किया है, इसलिए एक अच्छा मौका है कि हम वह पा सके जिसकी आपको आवश्यकता है। बाज को देखें, वह रसोई में एक अंडे के रूप में शुरू हुआ और अब वह सबसे बड़े शिकारी पक्षियों में से एक है जिसे मैंने कभी देखा है। उसके आकार के अधिकांश पक्षी, यहाँ तक कि राक्षसी पक्षी भी, उड़ नहीं पाते, लेकिन उसके आकार के बावजूद उसका शरीर हल्का और शक्तिशाली है। यदि कोई अन्य पालतू जानवर इसी तरह की उन्नति से गुजरता है तो हम राक्षस की एक पूरी नई नस्ल को देख सकते हैं जो अपने स्तर पर किसी भी अन्य की तुलना में अधिक घातक है।
डैनियल ने अपना भाषण समाप्त करते समय स्पष्ट रूप से उत्साहित था और अन्य लोग काल को संभावित मिलान दिखाने के लिए नक्शे लाने की तैयारी कर रहे थे जो उन्होंने पाया था। हमारे पास सांपों से लेकर बेजर तक और क्रिस्टलीय मैमथ शावक तक सब कुछ है, इसलिए जो भी आपको सबसे अच्छा लगे वह उपलब्ध हो सकता है, डैनियल ने कहा। क्रिस्टलीय मैमथ के खिलाफ लड़ना किसी के लिए भी एक दुस्वप्न होगा। लोककथाओं के अनुसार उनके पास अविश्वसनीय जादुई शक्तियां थीं, लेकिन पुस्तक में कहा गया है कि यह उनके चमड़े के कारण था जो उनके खिलाफ भेजे गए किसी भी हमले को दर्शाता और बदल देता था। इसके अलावा वे 5 मीटर से ज्यादा लंबे थे और सिर्फ अपने पैरों से बख्तरबंद गाड़ियों को कुचल सकते थे। एक का होना अच्छा होगा, लेकिन उसे खिलाना हॉक को खुश रखने से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। दूसरों में से एक ने नक्शे पर मौजूद उन जगहों की ओर इशारा किया जिन्हें उन्होंने खोला था। हमने इस संभावना के लिए भी तैयारी की है कि आपके कौशल आपको सिर्फ पक्षियों के साथ ही बंधने की अनुमति देते हैं, इसलिए 6 अलग अलग शक्तिशाली संभावित पक्षी साथी हैं जिनके घोंसलों में अंडे हैं। अब अंडे पाना वास्तव में आसान नहीं होगा, लेकिन इसीलिए हम यहाँ हैं। हम आपके साथ 2 टीमें भेजेंगे ताकि नया पालतू जानवर इकट्ठा कर सकें, और फिर हम जानकारी पर पूरी तरह से रोक लगा देंगे ताकि जब तक आप दूसरों को बताने के लिए तैयार न हो तब तक ये लीक न हो। अगर यह एक बच्चा है तो आपको इसे बड़ा करने में मदद करने के लिए समय चाहिए होगा, और कोई भी नहीं चाहता कि हर कोई अपनी असली शक्ति को जाने अगर उन्हें आपात स्थिति के लिए गुप्त कौशल को वापस रखने का मौका मिले। काल की हिचकिचाहट पर डैनियल मुस्कुराया। हम सभी एक ही टीम में हैं, लेकिन हम सभी सर्वश्रेष्ठ नौकरियों, अगली पदोन्नति, उस विशेष अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जो हमें वह देगा जो हम चाहते हैं। कुछ बचाकर रखने से लोगों को सही समय पर प्रभावित करने में मदद मिल सकती है। काल ने योद्धाओं को देखकर मुस्कुराया क्योंकि उसे तर्क समझ में आ गया था। ठीक है, हम कब निकलेंगे? अभी। मैं एलिस को लेने जाऊंगा और हम जोडी और एनिस को भी ले जाएंगे ताकि डेव और जिल्दाना की देखभाल करने के लिए रुक सके जब तक वह ठीक नहीं हो जाती। वे संभवतः यहाँ रात बिताएंगे, आराम करेंगे और छुट्टी के दिन अभ्यास करेंगे। अकादमी में वास्तव में ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत शोर है, इसलिए चुपचाप बैठने के लिए एक रात की सराहना की जानी चाहिए, डैनियल ने समझाया। अध्याय 78 खोज शुरू करें। जोडी स्टीरियोटाइपिकल गोरा, सुंदर महिला पुरुष था, जबकि एनिस एक छोटी लेकिन मांसल अदरक महिला थी, और दोनों ब्यूरो ऑफ एलीट डेवलपमेंट एजेंटों के सैन्य आधे हिस्से में से थे। ऐसा लग रहा था कि डैनियल ने जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि वह उन सभी को एक सैन्य वाहन में ले गया जो अकादमी से ली गई कार की तुलना में ऑफ-रोड उपयोग के लिए कहीं बेहतर था। हमें वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? काल ने ट्रक में बैठते ही पूछा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम उस क्षेत्र के करीब हैं जहां हम खोज शुरू करना चाहते हैं, इसलिए हम कुछ घंटे ड्राइव करेंगे और रात के लिए एक रास्ते पर रुकेंगे। जब हम सभी तरोताज़ा और आराम कर लें तब लक्ष्यों की खोज करना बेहतर होगा। अंधेरे में गलतियां होती हैं और मैं घटना रिपोर्ट लिखना पसंद नहीं करता, डैनियल ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उन्होंने किसी लंबे अलविदा का इंतजार नहीं किया, वे बस निकल पड़े और हाईवे से दक्षिण की ओर चल पड़े। उनका इरादा रात के खाने के समय तक अपने गंतव्य पर पहुंचने का था। काल को एहसास हुआ कि यह अभी भी मुश्किल होने वाला था क्योंकि सूरज ढल चुका था और वे अभी भी गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उसके कुछ घंटों बाद वे एक दीवार वाले शहर में पहुंचे जिसने उनके लिए गेट खोल दिए और उन्हें एक छोटे से मोटल के बगल में पार्क करने दिया जिसमें 2 स्तरों पर इकाइयों की एक पंक्ति थी और छत के प्रत्येक छोर पर बंदूक बुर्ज थे। मुझे लगता है कि यह जगह घर से थोड़ी ज्यादा खतरनाक है, काल ने बंदूकों और स्पॉटलाइट की ओर इशारा करते हुए टिप्पणी की जो दीवार के पास हर इमारत पर लगी हुई थीं। थोड़ा सा, लेकिन ज्यादातर ये शहर में घुसने की कोशिश करने वाले बड़े शिकारियों के खिलाफ एहतियात है। कोई भी हर आपात स्थिति के लिए दीवार की ओर भागना नहीं चाहता, इसलिए वे अपने कार्यस्थल पर बुर्ज बनाते हैं, एलिस ने समझाया। डैनियल ने उन्हें चेक इन किया और काल ने खुद को एक छोटे से कमरे में एक सिंगल बेड और एक टेलीविजन के साथ अकेला पाया। जहां तक होटलों की बात है, ये कुछ खास नहीं था, लेकिन ये शांत था, इसलिए उसने अगले कुछ घंटे ध्यान लगाने और नए बीस्ट स्पेस पर काम करने में बिताए ताकि इसे रहने के लिए तैयार किया जा सके। कुछ ठंडा लाओ, हॉक ने मांग की। और आपको क्या लगता है कि क्या अच्छा होगा? अगर आप कहते हैं कि गंदा खाने वाला ताकि आप स्क्रैप चुरा सकें, तो मुझे आपको याद दिलाना होगा कि आप ज़्यादातर अलग अलग जगहों पर खाते हैं, काल ने जवाब दिया। कुछ ऐसा जो लक्ष्य को डरा दे, शायद एक बहुत बड़ा सांप। सांपों से हर चीज़ डरती है, भले ही उन्हें रैन से काटना आसान हो। काल ने एक पल के लिए सोचा। मुझे लगता है कि एक और स्मार्ट प्रजाति लाना सबसे अच्छा होगा। हम साथ मिलकर अच्छा काम करते हैं क्योंकि हम आसानी से संवाद कर सकते हैं। अगर वे एक ही निर्देशों का पालन नहीं कर सकते हैं तो इससे लड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। इससे सांप राक्षस बाहर हो जाते हैं। वे खतरनाक होते हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं। वॉरबियर के बारे में क्या? वे स्मार्ट होते हैं। हमें वॉरबियर लेना चाहिए।
वे चारों पैरों पर खड़े होने पर 7 मीटर लंबे भी होते थे, भारी प्राकृतिक कवच से ढके होते थे और कुख्यात रूप से चिड़चिड़े पीक ओवरलॉर्ड रैंक के राक्षस होते थे। वॉरबियर बिना किसी डर के किसी भी चीज़ का सामना कर सकता था, चाहे वह किशोर ड्रैगन हो या मुख्य युद्ध टैंक। मुझे नहीं लगता कि अगर माँ वॉरबियर हमें उसके शावक को चुराने की कोशिश करते हुए पाती है तो हम जश्न मनाने के मूड में होंगे। काल ने हॉक को याद दिलाया। विंडस्पीड हॉक और वॉरबियर वास्तव में एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते थे, क्योंकि जब हॉक्स को शिकार करने के लिए साथी की ज़रूरत होती थी तो वे सहायता के लिए चहकते थे, और वॉरबियर अपने इलाके में चलने वाली किसी भी चीज़ को खुशी खुशी मार देता था। लेकिन ये पक्षियों को खतरा नहीं मानता था, क्योंकि वे शिकार करने के अलावा ज़मीन से दूर रहते थे और वे इतने समझदार थे कि वॉरबियर को पसंद आने वाली किसी भी चीज़ का शिकार नहीं करते थे। काल कुछ घंटों बाद सो गया और चेतावनी सायरन की आवाज़ से जाग गया। उसने जल्दी से अपनी वर्दी पहनी और ये देखने के लिए उठ गया कि क्या हो रहा है। जागृत रैंक में एक अभिजात वर्ग के रूप में इस तरह की आपात स्थितियों का जवाब देना उसके कर्तव्य का हिस्सा था, भले ही शहर तैयार हो। उनके पास बयूरो से 4 एस्कॉर्ट भी थे, इसलिए वह किसी भी वास्तविक खतरे में नहीं था। लेकिन अगर यह एक राक्षसी हमला था तो एक मौका था कि यह उसे अपने दूसरे साथी को खोजने का अवसर दे सकता था। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, एक पुलिस अधिकारी की वर्दी में एक आदमी उसकी ओर इशारा कर रहा था। तुम एक एलीट हो, है न? रेंज्ड या मेली? पुलिसकर्मी चिल्लाया। दोनों में से कोई भी। तुम्हें मेरी कहाँ ज़रूरत है? काल ने पूछा। दीवार पर, ये टिड्डियों का झुंड है। अधिकारी स्पष्ट रूप से घबरा रहा था और काल को आश्चर्य हुआ कि क्यों छोटे छोटे कीड़ों का झुंड किसानों के अलावा अन्य लोगों में इतनी दहशत पैदा कर रहा था। जोडी और डैनियल उसके पीछे कुछ सेकंड के लिए बाहर थे, जबकि एलिस और एनिस होटल के ऊपर टॉवर में थे और पहले से ही जादू करना शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। बाज, अंदर रहो, वे हर उस चीज़ पर गोली चला रहे हैं जो हिलती है। काल ने अपने साथी को चेतावनी दी, फिर होटल से कुछ मीटर की दूरी पर दीवार की ओर भागा। झुंड सैकड़ों मीटर चौड़ा था और उनके पीछे कुछ भी नहीं था, न तो शाखाएं और न ही घास, न ही केवल नंगी मिट्टी और टिड्डियों की बूंदें। इससे पता चलता है कि ग्रामीण इन चीज़ों से क्यों डरते थे, और वे काल ने किताब में जितनी पढ़ी थी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी थीं। ये एक सामान्य ग्रेड राक्षस प्रजाति थी और उसकी उंगली के आकार के बजाय उसकी बाँह से बड़ी थी। कुछ भी टिड्डियों को खाने की कोशिश नहीं कर रहा था, जैसा कि काल ने इस कीट बुफे से उम्मीद की थी, और उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि क्यों। हर स्थानीय लोगों द्वारा मारे गए एक टिड्डे को उसके आसपास के लोगों ने तुरंत खा लिया और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। इस तरह की नरभक्षी प्रवृत्ति के साथ हॉक भी हमला नहीं करना चाहेगा और अपना अधिकांश भोजन वापस पाने से पहले ही चुरा लेना चाहेगा। काल ने खुद को अपनी कल्पना से बाहर निकाला और टिड्डे के झुंड के सामने लगातार बढ़ते हुए रैंड हमलों को भेजा, जिसमें से प्रत्येक ने 4 हमलों में दर्जनों को चीर दिया। ये ज्वार को धीमा करने के लिए पर्याप्त मारक क्षमता के करीब भी नहीं था, लेकिन बिजली की खपत कम थी और काल उन्हें प्रति सेकंड 2 बार बाहर फेंक रहा था। जादूगर ही थे जिन्होंने झुंड के कसकर भरे हुए रैंकों में पहला वास्तविक परिवर्तन किया, आग के गोले का उपयोग करके पैक में बड़े छेद जलाए जो जल्दी से अन्य टिड्डों से भर गए और शवों को खा गए, और सामने की पंक्ति डगमगा गई क्योंकि कीड़े पीछे छोड़े गए भोजन की संभावना से विचलित थे। इससे समूह और भी अधिक सघन हो गया और काल ने 2 रैंड हमलों के साथ एक जाल बनाना शुरू किया और इसे एक पतले तार में फैला दिया, जिसके लिए थोड़ी अधिक शक्ति की आवश्यकता थी, लेकिन जिसने टिड्डों के एक बड़े हिस्से को चीर दिया। जितने अधिक टिड्डे एक साथ नष्ट हो गए, उनकी प्रगति उतनी ही धीमी हो गई, जिससे स्थानीय लोगों और उनकी बंदूकों को स्थिति में आने और अपने घरों की रक्षा शुरू करने का समय मिल गया। काल ने अनुमान लगाया कि इमारतें झुंड के खिलाफ टिकी रहेंगी, लेकिन बगीचे और बाकी सब कुछ नहीं। झुंड के गुजर जाने के बाद जमीन पूरी तरह से बंजर हो जाएगी और उन्हें फिर से कुछ नहीं से शुरू करना होगा। दक्षिण में आपका स्वागत है। एक राइफल और उपकरणों से भरी गाड़ी वाले एक व्यक्ति ने काल का स्वागत किया क्योंकि वह रैंप पर चढ़ रहा था। सुबह बहुत अच्छी रही, आपके पास क्या है? काल ने जवाब दिया और हमला करना जारी रखा। स्वचालित फ्लेमथ्रोवर बुर्ज। अगर हमें बंकरों में वापस जाना पड़ा तो वे शहर में घुसने की कोशिश करने वाली लगभग हर चीज़ को जला देंगे। खूनी टिड्डे जब करीब आते हैं तो धातु भी खा जाते हैं, आप और कुछ नहीं कर सकते। अध्याय 79 टिड्डे। काल ने कम शक्ति वाले हमले जारी रखे क्योंकि शहर की संयुक्त गोलाबारी और अभिजात वर्ग के प्रयासों के कारण टिड्डों का झुंड कम होने लगा। जोडी और डैनियल वर्तमान में राइफलों का उपयोग कर रहे थे क्योंकि वे करीबी लड़ाके थे, लेकिन वे उनके साथ अत्यधिक कुशल थे और हर शॉट टिड्डों की शुद्ध संख्या के खिलाफ गिना जाता था। आप इसे कब तक बनाए रख सकते हैं? काल के बगल में बैठे आदमी ने पूछा क्योंकि 4 रैंड हमलों की एक और बार ने झुंड की अग्रिम पंक्तियों को अलग कर दिया। काफ़ी लंबा, वे मेरे थकने से पहले यहाँ आने वाले हैं, काल ने जवाब दिया। शायद नहीं बेटा, बस इंतज़ार करो, एक बार जब वे काफ़ी करीब आ जाएंगे तो हम विस्फोटकों से शुरुआत करेंगे और इससे उन्हें जल्दी, तेज़ी से और जल्दी से कम किया जा सकेगा। आदमी ने मुस्कुराते हुए उसे बताया।
पहले विस्फोटक बारूदी सुरंगों की एक पंक्ति थी जिसे झुंड ने कीटों की पूरी अगली पंक्ति को चीरते हुए और फिर उसके पीछे वाले को चीरते हुए बारूदी सुरंगों की दूसरी पंक्ति तक पहुंचाया। कुछ सेकंड में कीटों का एक चौथाई हिस्सा खत्म हो गया, लेकिन अब वे हवा में उछल रहे थे, बारूदी सुरंग के ऊपर से उड़ रहे थे। इससे वे रैंक के लिए आसान लक्ष्य बन गए, क्योंकि अब वे काल की नज़र के ठीक सामने थे और हमला उनके कई रैंकों को चीरता हुआ खत्म हो जाता। फिर शहर के पुलिस बल ने झुंड पर ग्रेनेड लॉन्चर से हमला करना शुरू कर दिया, कुछ हवा में और कुछ जमीन पर। उड़ते कीटों के खिलाफ राइफलों को मुश्किल हो रही थी, लेकिन काल और जादूगरों को नहीं। विस्फोट करने वाले जादुई आग के गोले और ऊर्जा की लाल धारियां हर उस चीज को रोक रही थीं जिसे ग्रेनेड रोक नहीं पा रहे थे, और झुंड का उड़ता हुआ हिस्सा शवों को खाने के लिए नीचे उतरने लगा। इससे और भी ज्यादा बारूदी सुरंगें फूटने लगी और हमलावरों की संख्या इतनी कम होने लगी कि अब वे शायद ही कोई खतरा लग रहे थे। लेकिन कुछ भी शहर में बेकाबू होकर भाग सकते थे और उनमें से हर कोई एक इंसान को मार सकता था, फिर शरीर का इस्तेमाल और ज्यादा टिड्डे के अंडों के लिए पोषक तत्वों के रूप में कर सकता था। काल को थकान के कारण पसीना आने लगा और हॉप बाहर आकर मदद करने के लिए जोर लगा रहा था, भले ही वह दीवार पर काल के बगल में खड़ा था। कोई बात नहीं दोस्त, हम यहाँ लगभग काम पूरा कर चुके हैं, 1 और मिनट और वे सब चले जाएंगे, फिर शहर में जो भी सफाई होगी वह शुरू हो जाएगी। काल ने जवाब दिया। पक्षी को शांत करते हुए उसने अपनी सहनशक्ति को ज्यादा थकाए बिना अपने हमलों को धीमा कर दिया। जब अलार्म फिर से बजा तो टिड्डियों ने दूर से हरे खून और शरीर के टुकड़ों का एक मैदान बना दिया, जो लड़ाई के आधिकारिक अंत और सफाई के प्रयास की शुरुआत को चिन्हित करता है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी जीवित या व्यवहार्य अंडे पीछे ना बचे। धन्यवाद एलीट, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? काल के बगल में बैठे आदमी ने विनम्रता से पूछा। काल, अकादमी में जागृत रैंक का छात्र, उसने जवाब दिया, और वह आदमी हंसा। मुझे कहना चाहिए कि मुझे थोड़ी जलन हो रही है। आपने आज यहाँ एक प्रभावशाली काम किया। आपके कौशल कमजोर राक्षसों के झुंड के खिलाफ शहर की रक्षा के लिए उपयुक्त हैं। कभी फिर से वापस आएं और हम पर पे होगा। डैनियल हंसा जब वह जोड़े के पास आया। छात्रों को इतनी कम उम्र में शराब नहीं पिलानी चाहिए, उसने स्थानीय व्यक्ति को फटकार लगाए। तुम शहरी लोग बहुत सख्त हो। यहाँ दूरदराज के इलाकों में हम जैसे ही चलना सीखते हैं, नाश्ते के साथ बियर पीना शुरू कर देते हैं। काल ने हंसी उड़ाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि पानी खराब था, इसलिए आपको इसे फिल्टर करना पड़ता था, और बियर पीने के लिए तैयार थी। उनके अपने परिवार ने भी यही किया था, हालांकि उन्होंने बच्चों के लिए सस्ते बियर को ज्यादा महंगे पीने के पानी से पतला कर दिया था। फिर भी हम लंबी घास पर जा रहे हैं, इसलिए आज सुबह शराब नहीं पीनी है, भले ही नाश्ते के साथ बियर मुफ्त हो। डैनियल ने भौहें सिकोड़ते हुए काल को चेतावनी दी। समझ गया बॉस, राक्षस शिकार पर जाने से पहले शराब नहीं पीनी है। कुछ मिनट लगे जब तक कि चीजें इतनी शांत नहीं हो गईं कि कर्मचारी मोटल के बगल में स्थित रेस्तरां में वापस आ गए, लेकिन बर्तनों में गर्म कॉफी थी और चारों एजेंट तब तक खुश थे जब तक कि रसोइया उनके ऑर्डर लेने के लिए वापस नहीं आया। एलिस सबसे पहले दिन की अपनी योजनाओं के बारे में बताने वाली थी। जैसा कि हम सभी को स्पष्ट रूप से याद दिलाया गया है, दक्षिण एक सुरक्षित क्षेत्र नहीं है और ये लोगों की तुलना में राक्षसों का अधिक है। इसलिए हमें सभ्यता से दूर जाते समय अपनी हर हरकत पर नजर रखनी होगी। पहला स्थान जहां मैं रुकना चाहता हूं वह यहां है, नदी के किनारे। मुझे नहीं पता कि काल को अपने संभावित भागीदारों को बुलाने का कोई तरीका मिलेगा या नहीं, या ये हर बार एक सचेत निर्णय होगा, लेकिन नदी के किनारे कई तरह के विकल्प होने चाहिए। अधिकांश राक्षसों को पीने की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें अंततः वहां जाना होगा। ऐसा लगता है कि इष्टतम लक्ष्य स्टोन स्किन राइनो, गोल्डन डायबियर, विशाल क्रोकोलिस्क और आर्मर्ड एप होंगे। वे निश्चित रूप से काल को अगले पालतू जानवर के लिए एक टैंक दिलाने का लक्ष्य बना रहे थे, लेकिन वे सही थे, वे सभी बढ़िया विकल्प होंगे। स्टोनस्किन राइनो अपने कवच को आसपास के लक्ष्यों पर फैला सकता था, गोल्डन डायबियर में एक बेहद प्रभावशाली सुदृढ़ीकरण क्षमता थी, आर्मर्ड एप में कवच जादू भी था, और क्रोकोलिस्क मूल रूप से एक जीवित टैंक था। काल इसे अपनी सूची में सबसे नीचे रखेगा क्योंकि इसमें जन्मजात जादू नहीं था जिसे वह सीख सकता था, लेकिन जहां तक युद्ध शक्ति का सवाल है, ये निश्चित रूप से सूची में सबसे ऊपर था। चूंकि मैंने हॉक का रैंक कौशल प्राप्त किया है, मुझे लगता है कि एक और जन्मजात कौशल भी संभवतः पारित किया जाएगा, इसलिए एक अच्छा कौशल चुनना उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि सबसे कठिन राक्षसों को चुनना। काल ने सुझाव दिया। हम थोड़ा आगे जा सकते हैं और उसे एक विशाल सेरो खोजने की कोशिश कर सकते हैं। डैनियल ने सुझाव दिया। आपको लगता है कि राइनो सींग वाली एक विशाल बख्तरबंद छिपकली वह है जिसे कोई भी पालतू जानवर के रूप में चाहेगा? एलिस ने पूछा। योद्धा ने कंधे उचका दिए। यह एक शाकाहारी है, इसलिए इसे खिलाना आसान है। यह विशाल बख्तरबंद है और इसमें रैपिड रीजनरेशन जन्मजात कौशल है। जब यह उस क्षमता को सक्रिय करता है तो यह सेकंड में सबसे गंभीर घावों को ठीक कर देगा। ये कैसे उपयोगी नहीं होगा? जोडी मुस्कुराए।
मुझे लगता है कि ये देखना मज़ेदार होगा कि कोई व्यक्ति एक छोटे हाथी के आकार की प्राचीन छिपकली से लड़ने की कोशिश करता है। काल ने ऐसे प्राणी के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन ये भयानक लग रहा था। अध्याय 80 नदी के किनारे। उनकी ड्राइव उन्हें घास के मैदान से बाहर ले गई और एक सड़क पर ले गई जो दलदली क्षेत्र से होकर जाती थी, जहां क्रोकोलिस पाया जा सकता था। क्षेत्र में अन्य जादुई जानवर थे, जिन्हें हॉक के साथ एक मजबूत टीम बनाने के लिए सबसे अधिक संभावित लोगों के रूप में चिन्हित नहीं किया गया था, और उनमें से कुछ उनके गुजरने पर सड़क के आसपास होने से नहीं कतराते थे। उदाहरण के लिए, एक बड़ा सींग वाला जानवर जो लगभग उनके ट्रक के आकार का था, लंबे पैरों वाला, और एक मोटी गर्दन जो वादा करती थी कि वे चौड़े सींग केवल दिखावे के लिए नहीं थे। वास्तव में वह क्या है? काल ने बुदबुदाया जब वे उसके पास से गुजरे। दक्षिणी मूस। वे कोई जादुई जानवर नहीं हैं, लेकिन अधिकांश सामान्य ग्रेट जानवर उनके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। एलिस ने उत्तर दिया। ये समझ में आता है, जानवर बहुत बड़ा था। आगे जाकर उन्होंने कुछ छोटे जादुई जीवों को देखा और बाकी लोगों ने काल को ध्यान से देखा कि क्या वह उन पर कोई प्रतिक्रिया करता है, लेकिन काल बस सभी दृश्यों को देखकर आश्चर्यचकित था, ऐसा कुछ भी नहीं जो उसने पहले कभी देखा था। सबसे पहले, यहाँ कहीं आसपास स्टोनस्किन राइनो का घोंसला होना चाहिए। ये सड़क से थोड़ा दूर है, इसलिए हमें इसे खोजने के लिए पैदल जाना होगा। एक टीम आपके साथ आएगी, दूसरी ट्रक की रखवाली करेगी ताकि हमें घर तक पैदल न जाना पड़े। डैनियल ने उसे गंभीरता से बताया। ठीक है, चलो देखते हैं कि हम क्या पा सकते हैं। काल सहमत हो गया। नक्शे के अनुसार उन्हें दलदल के एक हिस्से से गुजरना होगा, फिर वे नदी पर वापस आएंगे, और यहीं पर उन्हें राइनो का घोंसला, साथ ही कई अन्य शिकारी मिलने की संभावना थी। रुको, ट्रक मत छोड़ो, ऐसा लगता है कि हमें अपना एक विकल्प पहले ही मिल गया है। एलिस ने आदेश दिया और डैनियल ने अचानक, लेकिन चुपचाप, अपना दरवाजा फिर से बंद कर लिया। पेड़ों के बीच में एक बहुत बड़ा रोएदार जीव था जिसके काले फर पर सुनहरे धब्बों का एक पैटर्न था। ये वही गोल्डन डाया भालू हो सकता है जिसके बारे में उन्होंने उसे बताया था, और उसके साथ एक छोटा शावक भी था। समस्या ये थी कि वे साथ थे और माँ अपने छोटे शावक पर पूरा ध्यान दे रही थी, जिसका मतलब था कि वे चुपके से उस पर नहीं जा पाएंगे और यह नहीं देख पाएंगे कि काल उससे जुड़ पाता है या नहीं। माँ कमांडर रैंक की है और वह हमें यहाँ देखकर प्रभावित नहीं दिख रही है। क्या हम थोड़ा और आगे चलें? जोडी ने सुझाव दिया। काल ने कुछ पल के लिए विकल्पों पर विचार किया। गोल्डन डाया भालू एक अच्छा टीम सदस्य होगा, खासकर जब वे स्वाभाविक रूप से इतने शक्तिशाली हो गए हैं, लेकिन इस संभावना पर कि शावक उसे माफ कर देगा और साथ मिलकर काम करेगा, एक के साथ लड़ाई में शामिल होना जोखिम भरा लग रहा था। हम जानते हैं कि वे अब कहाँ हैं, हम बाद में वापस आ सकते हैं, शायद कुछ मांस के साथ, और देखें कि क्या इससे उसका मूड बेहतर होता है। डैनियल सहमत हो गया, जबकि जोडी ने धीरे धीरे गाड़ी चलाना शुरू कर दिया जब तक कि भालू ने फैसला नहीं किया कि वे अब कोई खतरा नहीं है और अपने शावक को देखने के लिए वापस चली गई। यह नदी से थोड़ा दूर है, लेकिन यहाँ आगे विशालकाय छिपकली नस्लों के कुछ बचे हुए हैं। उनमें से बहुत से नहीं बचे हैं, कम से कम पश्चिम में प्रजनन फॉर्मों के बाहर नहीं, लेकिन उनमें से कोई भी एक व्यवहार्य विकल्प होना चाहिए। वे ड्रैगन नहीं हैं, लेकिन उनमें कुछ ड्रैक्स हैं और लगभग हर प्रजाति में किसी न किसी तरह का जन्मजात कौशल होता है। जोडी ने बताया कि वह एक मिट्टी के रास्ते से नीचे मुड़ा। वे और 10 मिनट तक गाड़ी चलाते रहे जब जोडी ने ट्रक रोका और एक समाशोधन के दूर के हिस्से की ओर इशारा किया, जहां जानवरों का एक बड़ा समूह था जो लगभग 2 मीटर लंबा था। जैसा कि गोल्डन डायर भी अपने चारों पैरों पर था, लेकिन उनके चौड़े सिर पर मोटे तराजू और 3 सींग थे, जैसा कि शेरों का वर्णन किया गया था। वे खुशी से चोंच वाले मुंह से पौधों को चबा रहे थे, जिससे हॉक खुश था, और वे तब तक आक्रामक नहीं लग रहे थे जब तक कि उन्हें खतरा न हो। वे शेरों का एक उपसमूह हैं। वे उन जानवरों के आधे से भी कम आकार के हैं जिन्हें हम खोज रहे थे, और उनमें उपचार क्षमता की पूरी सीमा का अभाव है, लेकिन उनके पास एक अनूठा नस्लीय कौशल है जो आपको पसंद आ सकता है। ये जानवर जादुई बिजली में खुद को ढक सकते हैं। वे इसे कवच और हथियार दोनों के रूप में इस्तेमाल करते हैं जब वे हमला करते हैं। जोडी ने समझाया। घोंसलों में अंडे हैं और वे जानवरों की तुलना में हमारे ज़्यादा करीब हैं। क्या आपको लगता है कि हमें थोड़ी यात्रा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम परीक्षण के लिए एक पा सकते हैं? डैनियल ने पूछा। काल सहमत थे कि वे एक उपयुक्त विकल्प प्रतीत होते थे, और उनके शरीर पर भारी शल्क थे जो अभेद्य दिखते थे, साथ ही 3 लंबे सींग और बख्तरबंद सिर भी थे। मुझे जाने दो, मैं कुछ सेकंड में अंदर और बाहर आ जाऊंगा, हॉक ने सुझाव दिया। मैं हॉक को भेजूंगा, काल ने दूसरों को सूचित किया, फिर पक्षी को बाहर बुलाने के लिए दरवाज़ा थोड़ा खोला। हॉक पेड़ों के बीच से भागा और जैसे ही उसने एक अंडा पकड़ा, झुंड को उनके बीच एक शिकारी के बारे में सचेत किया। काल ने उसे वापस बीस्ट स्पेस में बुला लिया। वह अंडे को, उसके अंदर के जीवन रूप को महसूस कर सकता था, और जब हॉक उसके घर में दाखिल हुआ तो उसे दूसरी जगह धकेल दिया गया था, लेकिन वह फूटने के लिए तैयार नहीं था। काल के लिए उसके साथ बंधन बनाने के लिए कुछ कमी थी।
मुझे लगता है कि यह एक संभावना है, लेकिन मुझे कुछ करने की ज़रूरत है और मुझे यकीन नहीं है कि क्या करना है। काल ने दूसरों को सूचित किया, क्योंकि जोडी ने फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे, जैसे कि पक्षी का उनसे कोई लेना देना नहीं था। फिर हम तलाश करते रहेंगे। अंडे को यहाँ गद्देदार बैग में रखें, और अगर यह सबसे अच्छा विकल्प है तो हम इसे अपने पास रखेंगे, एलिस ने समझाया। पालतू बनाने की जगह में हॉक ने अपने पंख हिलाए और कुछ और दूसरे स्थान पर चला गया। काल ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हारे ऊपर कुछ लगा? हॉक ने पूछा, पता नहीं क्या हुआ। दूसरे स्थान या उसकी सामग्री को देखने में असमर्थ, काल ने अंडे की जांच करते हुए समझाया। वहाँ एक और छोटा अंडा भी है। मुझे लगता है कि जब हॉक वापस आया तो वह उसके ऊपर था। मुझे अभी तक यकीन नहीं है कि वह क्या है, काल ने दूसरों को बताया। क्या तुम इसे बाहर ला सकते हो, या यह इतना नाजुक है कि इसे आसानी से हिलाया नहीं जा सकता? एलिस ने पूछा। ये बहुत नर्म दिखता है, पक्षी के अंडे जैसा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से इसमें कुछ जीवित है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, काल ने समझाया। फिर अंडे को गद्देदार बैग में से एक में रख दिया। दूसरों ने इसे डरावने रूप से देखा और एलिस ने दरवाजा खोला। उस चीज़ को यहाँ से निकालो, यह एक ब्लडबैथ स्पाइडर का अंडा है।